अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। तो आज इस प्रश्न के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भी कैसे जो अवध था उसका संस्थापक कौन था, पहले ये अवध किसके अधीन हुआ करता था और यहाँ किसका उस समय भारत में शासन हुआ करता था, और कैसे अंग्रेजों ने इसके ऊपर संधियों पे संधियां लगा करके, और कैसे एक दिन सन 1856 को इसी अवध का जो प्रशासन था उस अवध के प्रशासन पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी उसके अंतर्गत इसको अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो अब सर्वप्रथम ये देखते हैं भी जो अवध साम्राज्य था, इस अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, किन्होंने यहाँ जो भारत के अंदर एक जब यहाँ मुगल शासन हुआ करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ शासन आ गया था, तो उस समय वह कौन सा शासक था जिन्होंने एक यहाँ अवध साम्राज्य की, एक स्वतंत्र अवध साम्राज्य की स्थापना की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। तो सर्वप्रथम कुछ थोड़ी सी पीछे की बात करते हैं भी इस अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस अवध साम्राज्य का संस्थापक था मीर मुहम्मद अमीन। मीर मुहम्मद अमीन। अब देखो, जब थोड़ी सी पीछे बात करते हैं, जब भारत के अंदर औरंगजेब का शासन था, किसका? भारत के अंदर जो मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था, उस समय जब औरंगजेब अपनी दिल्ली के साम्राज्य को छोड़कर जब दक्षिणी भारत की ओर जाता था, तो उसको वहां जाने के लिए उसका बहुत से ज़्यादा धन व्यय होता था तथा अधिक ज़्यादा से ज़्यादा समय उसका इसी में चला जाता था। इस कारण जब वो दक्षिण के अंदर जाता था तो वहाँ कोई न कोई एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता था जो वहाँ के आसपास के एरिया को कवर कर सके। तो इसी प्रकार अवध का जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? मीर मुहम्मद अमीन। इसकी शहादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क, ये इसकी उपाधि थी। और ये उपाधि इसको मुगल, यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जो उत्तरवर्ती जो मुगल सम्राट हुए थे उसमें एक था मोहम्मद शाह रंगीला। इस मोहम्मद शाह रंगीला ने इस मीर मोहम्मद को सन 1720 के अंदर अपनी सेना के अंदर या सूबे के अंदर सूबेदार नियुक्त किया। किसको? मीर मोहम्मद अमीन या सादत खां या बुरहान उल मुल्क, यानी तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ये दो इनकी उपाधियां हुआ करती थी। जब मोहम्मद शाह रंगीला का मुगल बादशाह था, इसका भारत के ऊपर जब शासन था, तो सादत खां को ये इन्होंने उपाधि दी कि कौन सी उपाधि दी थी? बुरहान उल मुल्क या सादत खां। ये क्यों उपाधि थी? क्योंकि मुगल काल में दो भाई हुआ करते थे, सैयद बंधु। इन सैयद बंधुओं को किसने मारा था? इस बुरहान उल मुल्क या सादत खां। इन्होंने जब यहाँ इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी, या हत्या करने की एवज में जब जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने ये उपाधियां दी थी सादत खां, बुरहान उल मुल्क या। फिर सन 1722 के अंदर, कब? सन 1722 के अंदर इसी मोहम्मद शाह रंगीला ने जो अवध का संस्थापक था मीर मोहम्मद अमीन, इसको वहां की अवध की सूबेदारी देता है। अब देखो, जो ये मीर मोहम्मद अमीन था, ये हमेशा बचपन से एक महत्वाकांक्षी शासक था, यानी इसमें योग्यता निपुण व्यक्ति था। ये किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करना चाहता था। तो वैसे कहने को तो हम कह सकते हैं भी अवध का जो साम्राज्य था उसके ऊपर जो सूबेदारी देने वाला व्यक्ति कौन था? मीर मोहम्मद अमीन। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको वहां 1722 के अंदर अवध की सूबेदारी की दी। सूबेदारी दी तो किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। लेकिन ये हमेशा से एक महत्वाकांक्षी शासक था, किसी के नीचे रहकर कार्य नहीं करना चाहता था। इसी कारण अब हम ये कह सकते हैं भी धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उत्तरवर्ती मुगल काल के जो राजा आते हुए और जैसे जैसे मुगलों का भारत से पतन होने लगा, इसी समय सन 1722 के अंदर इन मीर मोहम्मद अमीन था, इन्होंने अवध साम्राज्य के अंदर एक अवध जो एक स्वतंत्र साम्राज्य नहीं था, उस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं भी अवध का संस्थापक कौन था? मीर मोहम्मद अमीन या बुरहान उल मुल्क, जो इसकी जो उपाधि थी किसके द्वारा दी गई थी?
बुरहान उल मुल्क की जो उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मोहम्मद शाह रंगीला। इन सैयद बंधुओं को मारने के साथ साथ इन्होंने वहां के जमींदारों को भी मार भगाया था, जमींदारों को भी मार भगाया था, मार भगाया था। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम जब कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके आधार से हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जब सिलेबस की हम बात करते हैं उसके आधार पर हमको जो पर्सन आता है पेपर के अंदर, उस पर्सन को हमको पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा लिखना पड़ता है। इसी आधार पर अब हम जब देखते हैं भी अंग्रेजों ने इस अवध जो एक स्वतंत्र राज्य जिसकी स्थापना किसने की? 1722 में सादत खान ने स्थापना की, लेकिन कैसे 1856 के अंदर इसको अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अब सन 1739 के अंदर, सन 1739 के अंदर भारत के ऊपर ईरान का एक शासक था। कहां का? ईरान का शासक, ईरान का शासक है नादिर शाह, नादिर शाह। इस नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है कब? 1739 के अंदर। 1739 के अंदर इस नादिर शाह का आक्रमण होता है और उस समय यहां भारत के अंदर मुगल बादशाह कौन होता है? मोहम्मद शाह रंगीला। तब ये कहा जाता है भी जब ये नादिर शाह भारत पर आक्रमण कर रहा था, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं। कोई तो कह रहा है भी इन्होंने उसके साथ में संधि न करके और भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित नहीं किया था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं भी जो सादत खां या जो मीर मोहम्मद अमीन था, इन्होंने इसी नादिर शाह को भारत पर आक्रमण न करके कहां करने के लिए कहा था भी आप सन 1739 के अंदर दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो। इस आक्रमण के उपज में अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से इस आक्रमण के उपज के अंदर मैं आपको उपहार स्वरूप बहुत कुछ पैसे दूंगा। लेकिन जैसे ही नादिर शाह ने 1739 के अंदर भारत पर आक्रमण किया और भारत यानी जो दिल्ली क्षेत्र था उस दिल्ली क्षेत्र को जब जीत लिया तो उसने नादिर शाह इस मोहम्मद शाह अमीन से 20 करोड़ रुपए मांगे। कितने? 20 करोड़ रुपए मांगे। किसने? नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन ये 20 करोड़ रुपए देने में सक्षम नहीं हो पाया। कौन? मीर मोहम्मद अमीन या सादत खां। यानी उनके कहने पर, इतिहासकारों के हिसाब से उसके कहने पर उन्होंने आक्रमण तो कर दिया, लेकिन आक्रमण किया, लेकिन कहते हैं भी आक्रमण करवाया किसने के कहने से नादिर शाह ने आक्रमण किया था? तो वो आक्रमण किया था शहादत खां के कहने से, और उसके एवज में उन्होंने वहां उसको पैसे देने थे। लेकिन उन्होंने मांग की कितने की? 20 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन 20 करोड़ रुपए देने में सक्षम नहीं हो पाया। कौन? शहादत खां। शहादत खां जब सक्षम नहीं हो पाया, इस कारण इन्होंने कहते हैं कि वो जो एक उसके 20 करोड़ रुपए न देने के कारण उसको जो एक सदमा लगा था, उसी सदमे के अंतर्गत सन 1739 में सादत खां ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी? इसके पीछे सीधा सा स्पष्ट यही कारण है भी नादिर शाह ने इसने 20 करोड़ रुपए की मांग की, वो 20 करोड़ रुपए देने के लिए ये सक्षम नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो अवध यानी जो यहाँ का क्षेत्र था, भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी स्थापित हो चुकी थी। इस कारण यहाँ का जितना भी पैसा था वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन जाता था। इस कारण फिर इतिहासकारों के अलग अलग मत के अनुसार कहते हैं भी 1739 के अंदर सादत खां ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये तो था इतिहास का, यानी ये तो इतिहास का जो एक मुख्य टॉपिक था भी अवध के अंदर संस्थापक कौन था। अब पढ़ेंगे भी इसके बाद में कौन कौन से अवध के नवाब हो रहे। तो सफ्तर जंग ने 1739 से 1754 तक शासन किया, और ये जो सफ्तर जंग था, ये जो सफ्तर जंग था, ये मीर मोहम्मद अमीन या सादत खां का भतीजा प्लस उसका दामाद था। किसका? सादत खां का। ये कहने को तो यानी भाई का लड़का उसका भतीजा था, लेकिन सादत खां ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया था? सफ्तर जंग के साथ में विवाह कर दिया था। तब वो दो रिश्ते थे उसके साथ में, एक तो उसका भतीजा था और उसके बाद में वो उसका दामाद था। अब जो ये सफ्तर जंग था ना, ये एक बहुत ही कुशल और योग्य शासक था। यानी ये कह सकते हैं भी अवध के इतिहास में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ शासक है तो वो कौन है? सफ्तर जंग। कैसे? अब देखो,
सफ्दरजंग की जो अपनी सैनिक जो टुकड़ियां हुआ करती थी, वो पहले के जो नवाब हुआ करते थे, यानी जो पहले जिस तरह बंगाल के नवाब देखते हैं, वो क्या करते थे, यहाँ के लोगों के साथ में जाति पाति के हिसाब से ऊंच नीच के भेदभाव से यहाँ अपने सैनिकों की नियुक्ति करते थे। लेकिन सफ्दरजंग अवध का पहला नवाब एक तो जात पात को मिटाया, यानी जो है हमारे यहाँ जो सैनिक जो टुकड़ियां उसके आधार पर जो जात पात उसको मिटाया, तथा उसके बाद में जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो क्या था भी, अब उसी व्यक्ति को यानी जो सेनापति या सूबेदार नियुक्त किया जाएगा, यानी जो सूबे या प्रांतों में नियुक्त किया जाएगा जिसके पास में अच्छी योग्यता होगी। अब योग्यता के आधार पर ही नियुक्तियां होगी, न कि जात पात या भाई भतीजावाद के आधार पर। तो एक तो सुधार सफ्दरजंग ने ये किया। दूसरा लखनऊ, दूसरा क्या है, लखनऊ के अंदर मजहबी तहजीब की स्थापना की। मजहबी तहजीब की स्थापना किसने की, सफ्दरजंग ने स्थापना की, तथा साथ ही साथ कला साहित्य को भी वहां अपने राज्य में प्रोत्साहन किया। फिर सन 1748 के अंदर मणिपुर ओब्लिक मानपुर का युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर ये जो सफ्दरजंग है ये किसका साथ देता है, मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देता है। फिर सन 1754 में जाकर मृत्यु हो जाती है किसकी, सफ्दरजंग की, सुजाउदौला। और सुजाउदौला ने अवध पर कब से कब तक शासन किया, 1754 से 1775 तक। कब तक शासन किया, 1754 से लेकर 1775 तक। अब देखो अगर हम थोड़ी सी पीछे की बात करते हैं तो ये सुजाउदौला वही है बक्सर के युद्ध में, क्योंकि इनकी त्रिगुट सैनिक टुकड़ियां थी। एक तो था बंगाल का नवाब मीर कासिम, उसकी सैनिक टुकड़ियां, एक था अंग्रेज यानी जो मुगल बादशाह हुआ था करता था मोहम्मद यानी जो शाह आलम द्वितीय उसकी सेना, तथा तीसरी सेना किसकी थी, सुजाउदौला की। अब जब देखो यहाँ जब सुजाउदौला का शासन था उस समय दक्षिणी भारत के अंदर मराठों का वर्चस्व था। किसका, मराठों का वर्चस्व था। सबसे ज्यादा उस समय जो शक्तिशाली कह सकते हैं दक्षिणी भारत के अंदर एक जाति थी, वो क्या थी, मराठा थी। अब देखो जैसे जैसे धीरे धीरे सन 1761 के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। किसका, पानीपत का थर्ड वार होता है, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और इस युद्ध में ये जो सुजाउदौला है ये साथ किसका देता है, अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली का। किसका, अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। किसके युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में। अहमद शाह अब्दाली जो इतिहासकार अपने अलग अलग मत के हिसाब से, कोई तो इसको कहता है भी वो उसका संबंधी था यानी नादिर शाह का, कोई कहता है भी उसका पुत्र था। उसके हिसाब से अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया तथा पानीपत के युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। जब 1761 का युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद में सन 1763 के अंदर जो मुगल बादशाह, कौन, मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम आता है कहाँ, अवध का जो नवाब है उसके पास में आता है। किसके लिए, शरण लेने के लिए। फिर सन 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है। किसका, बक्सर का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है, एक साइड में तो थे अवध का नवाब, दूसरा व्यक्ति होता है मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, और तीसरा एक व्यक्ति था बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। अब देखो ये तीनों की सैनिक टुकड़ियां एक तरफ थी, किस युद्ध में, बक्सर के मैदान में। और इधर जो प्लासी के युद्ध में के अंदर जो विजयी रहा था लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने छल कपट की नीति से जो प्लासी का युद्ध जीता था, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मुनरो।
एक साइड में मुन्नरों की टुकड़ी आती है तथा इस मुन्नरों की जो सैनिक संचालन की जो योग्यता थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। इस कारण इस बक्सर के युद्ध में इन तीनों की तो पराजय होती है तथा विजय किसको मिलती है? अंग्रेज, यानी जो अंग्रेज सेनापति था मुन्नरो। अब देखो जब बक्सर का युद्ध जीत करके, कौन? अंग्रेज जीत करके सन 1764 के अंदर जो लॉर्ड क्लाइव है, कौन? जो लॉर्ड क्लाइव है वो यहां से कहां चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद में यहां बक्सर का जो युद्ध था वो जीत करके पहले, अब देखो बक्सर का युद्ध उन्होंने जीत लिया। जो एक कंपनी यहां व्यापार करने के लिए आई थी उसी कंपनी द्वारा अब भारत का जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि बक्सर का उन्होंने युद्ध जीत लिया, यानी जो उस समय के जो मजबूत जो रियासतें थी या जो सूबे थे उन सूबों पर अधिकार किसका हो गया था? अंग्रेजों का। अब इस युद्ध में जब ये जो लॉर्ड क्लाइव है इंग्लैंड चला जाता है और वहां इसको उपहार स्वरूप अनेक भेंटें दी जाती है। भेंट देने के बाद में सन 1765 में फिर ये वापिस भारत की ओर आगमन करता है। कब? सन 1765 में भारत की ओर आगमन करता है तथा 12 अगस्त सन 1765, कब? 12 अगस्त सन 1765 को ये जो अवध का नवाब था, किसका? अवध के नवाब के साथ इसकी एक संधि होती है जिसको क्या कहा जाता है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि क्या कहा जाता है? इलाहाबाद की संधि। यानी जब वो वापिस आता है इंग्लैंड से, आते ही अवध पर उनका कब्जा हो जाता है। और अवध का जो नवाब उस समय कौन हुआ करता, यानी अवध का नवाब उस समय कौन था? सुजाउद्दौला। तो इस सुजाउद्दौला और लॉर्ड जो क्लाइव है इनके मध्य एक पहली, यानी ये कह सकते हैं भी धीरे धीरे अब अवध का पतन होना प्रारंभ हो गया है और धीरे धीरे अवध का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के हाथों में जाने लग गया है। तो 12 अगस्त सन 1765 को अवध के अंदर एक संधि होती है जिसको क्या कहा जाता है? इलाहाबाद की संधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहां से हम शुरू करते हैं भी कैसे किन किन संधियों के माध्यम से इलाहाबाद का जो, यानी जो अवध का क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। और यानी 1856 के अंदर कैसे अवध के इसी क्षेत्र पर मुगल यानी अंग्रेजों ने कैसे यानी कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? 12 अगस्त 1765। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। किन किन के मध्य हुई? एक अवध का नवाब सुजाउद्दौला प्लस यानी किसके मध्य हुई थी? लॉर्ड क्लाइव के मध्य। लॉर्ड क्लाइव के मध्य। यानी अब अवध के ऊपर ये कह सकते हैं भी अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया है। तब जैसे ही यानी जो लॉर्ड क्लाइव है इंग्लैंड से वापिस भारत के अंदर आता है, भारत के अंदर जब अवध के क्षेत्र में जाता है तो वहां का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। क्यों संधि के लिए सुजाउद्दौला को मजबूर किया गया? क्योंकि बक्सर के युद्ध में पराजित कौन हुआ था? अवध के नवाब सुजाउद्दौला। तब इनके बीच में 12 अगस्त सन 1765 को एक संधि होती है। उस संधि को क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि कहते हैं। अब देखो जब इलाहाबाद की संधि, एक तो ये अंग्रेजों की शरण में ये चला जाता है, दूसरा जो यहाँ का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय वो भी मुगलों की शरण में चला जाता, यानी अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। और उसके साथ में भी 16 अगस्त सन 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। तो इस जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के मध्य जो संधि होती है उस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपनी कौन कौन सी शर्तें रखी थी और कौन कौन सी शर्तें मानने के लिए उसको बाध्य किया गया था। तो इलाहाबाद की संधि की शर्तें, इलाहाबाद की संधि की शर्तें, यानी उस संधि के अंतर्गत कौन कौन सी अंग्रेजों द्वारा संधि यानी जो शर्तें रखी गई थी और उस संधि के तहत कहां तक यानी अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने उसका पालन किया था। शर्त अंग्रेजों ने क्या रखी भी, अब जो अवध के क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्य या अंग्रेज अधिकारियों का जो आधिपत्य हो गया था, अब इस संधि के तहत जो अवध का जो क्षेत्र था वो तो अवध के नवाब को वापिस लौटा दिया गया। किसके नवाब को? अवध के नवाब को वापिस लौटा दिया गया। परंतु वापिस लौटाने की एवज में अंग्रेजों ने क्या किया
बदले में कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्र थे, वो इलाहाबाद के जो जिले थे वो छीन लिए गए। किससे? अवध के नवाब से छीन लिए गए। अब दूसरी शर्त क्या है? शुजाउद्दौला को युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा, तथा युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा, और वो भी 50 लाख रुपए कंपनी को। यानी अब जो युद्ध के अंदर सैनिक जो क्षति हुई है, उस सैनिक क्षति या जो भी जान माल का नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना किसको देना पड़ेगा? शुजाउद्दौला को। किसको? ब्रिटिश कंपनी को, और वो भी कितना? 50 लाख रुपए। तीसरी जो संधि की शर्त क्या रखी गई थी? भी जो कड़ा व इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, किस? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को दिए गए। अब देखो संधि के तहत तीसरी शर्त क्या रखी गई? भी कड़ा व जो इलाहाबाद का जो क्षेत्र अवध के नवाब से तो छीन लिया गया था, लेकिन वो कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले थे वो मुगल शासक था उस समय शाह आलम द्वितीय, उनको सौंप दिए गए थे। उनको क्यों सौंपा था? क्योंकि ये भी अंग्रेजों की शरण में चला गया था। इस कारण अवध, अब देखो इलाहाबाद की संधि के तहत शुजाउद्दौला को अवध का क्षेत्र मिल गया, लेकिन कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीन लिए गए। बदले में उसको 50 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा। फिर उसके बाद में जितना, यानी जो कड़ा और इलाहाबाद के जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों द्वारा किसको सौंप दिए गए थे? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को। उसका नाम क्या है? बनारस की संधि। यानी बनारस की संधि सन 1773 को हुई थी। यानी जब 1772-73 के अंदर, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट जो हम पीछे पढ़ के आए वो लगा दिया गया, उसके तहत बंगाल के अंदर एक गवर्नर जनरल भेजा गया जिसका नाम क्या था? यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल का जो पद नियुक्त किया था उसके अंतर्गत। अब देखो सन 1773 के अंदर जो बनारस की संधि थी वो किन किन के मध्य हुई थी? एक तो अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला, तथा बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन गया था कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इन दोनों के मध्य, यानी जो पीछे की जो संधि हुई थी उस संधि को नहीं माना था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब इन्होंने शुजाउद्दौला को, क्योंकि शुजाउद्दौला था अब किसके कृपा पात्र से अवध की गद्दी पर बैठा है? यानी इसके ब्रिटिश अधिकारियों या गवर्नर जनरल के अधीन होकर बैठा है। तब इस वारेन हेस्टिंग्स ने शुजाउद्दौला पर फिर एक और बाध्यता लागू की भी, अब आपको हमारे साथ में एक नई संधि करनी पड़ेगी, जिस संधि को क्या कहा गया? बनारस की संधि। और हुई कब थी? सन 1773 में। अब देखो इस जो बनारस की संधि हुई, संधि के तहत शर्तें क्या क्या रखी गई थी? कड़ा व इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब को लौटा दिए गए, बदले में नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए। अब देखो जब हमने पीछे की जो इलाहाबाद की संधि पढ़ी उसके तहत जो लॉर्ड क्लाइव था उन्होंने जो कड़ा व इलाहाबाद के जो जिले थे वो किसको सौंप दिए थे? मुगल बादशाह जो शाह आलम सेकंड था उसको। लेकिन जैसे ही ये बनारस की संधि होती है वारेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला, उसके अंतर्गत पहली शर्त क्या रखी गई है? भी जो कड़ा और जो इलाहाबाद के जो जिले उस समय अवध के, यानी जो नवाब था उससे छीने गए थे, अब वो अवध के नवाब को क्या है? वापिस लौटा दिए गए हैं। यानी जब अवध के नवाब को ये जो क्षेत्र वापिस लौटाया गया, तब अवध के नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। कितने लाख रुपए देना? 50 लाख देना स्वीकार किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, बनारस की संधि की पहली शर्त नंबर 1 ये थी। शर्त नंबर 2 क्या है? जब रुहेलखंड की विजय के लिए अंग्रेजों ने सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, यानी जब अगर आने वाले समय या उसी समय अगर ये जो शुजाउद्दौला अगर रुहेलखंड पर आक्रमण करता है या रुहेलखंड पर कोई अन्य क्षेत्र आक्रमण करेगा या अन्य कोई शक्ति आक्रमण करेगी, तब जो ब्रिटिश
जो सैनिक टुकड़ियां हैं वो सैनिक टुकड़ियां किसकी सहायता करेगी? अवध के नवाब की। यानी दूसरी शर्त क्या रखी गई? भी सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया था इस संधि के तहत। किसने? अंग्रेज अधिकारियों ने, या वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। फिर अब देखो, इस जो बदले में नवाब ने कंपनी को 40 लाख रुपए देना स्वीकार किया। अब देखो, पहले वाले में 50 लाख स्वीकार कर लिया, दूसरे वाले में 40 लाख रुपए। अगर मैं आपको 40, सुजाउद्दौला के हिसाब से अगर देखें तो वो कहता है भी मैं 40 लाख रुपए आपको दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको रुहेलखंड की रक्षा के लिए आपको सैनिक टुकड़ियां देनी पड़ेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो रुहेलखंड यानी जो इस बनारस की संधि की शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3 क्या है? अवध के नवाब ने अपनी राजधानी, यानी अवध के नवाब जी जो मुख्य राजधानी थी उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? ब्रिटिश जो रेजिडेंट थी वो रखना स्वीकार कर लिया था। भी इस संधि के तहत आपकी जो राजधानी है उस राजधानी के अंदर ब्रिटिश रेजिडेंट रखी जाएगी। अंग्रेजों द्वारा संधि की गई थी वो कौन सी थी? फैजाबाद की संधि। और कब हुई थी? सन 1775 के अंदर। सन 1775 के अंदर ये जो फैजाबाद की संधि होती है, इसी सन 1775 के अंदर सुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। किसकी? अवध के नवाब सुजाउद्दौला की मृत्यु। अब सुजाउद्दौला की जब मृत्यु हो जाती है तो 1775 के अंदर ही बंगाल का जो नया नवाब बना दिया जाता है वो कौन है? आसफुद्दौला। अब जब बंगाल का नया नवाब आसफुद्दौला को बनाया गया था, तब इस वारेन हेस्टिंग्स ने आसफुद्दौला के ऊपर एक और नई संधि बनाने के लिए दबाव बनाया, जो फिर आगे चलकर वो संधि फैजाबाद की संधि कहलाई। कब? सन 1775 में। हुई किन किन के मध्य? एक तो वारेन हेस्टिंग्स प्लस अवध का जो नया नवाब कौन था? आसफुद्दौला। इन जो संधि थी, तो प्रिय विद्यार्थियों, इन संधि की जो मुख्य जो शर्तें थी वो क्या रखी गई थी? तो शर्त नंबर 1 क्या है? कंपनी ने किसी भी आक्रमण के समय अवध की सुरक्षा का वचन दिया। संधि के जो फैजाबाद की संधि हुई है, इस संधि के तहत जो पहली शर्त अंग्रेजों ने क्या रखी? भी अगर आने वाले समय में या कभी भी या किसी भी समय अगर अवध के ऊपर किसी बाहरी शक्ति या किसी अन्य क्षेत्रीय शक्ति का भी अगर क्षेत्रीय शक्ति का आक्रमण होता है तो उस आक्रमण से सुरक्षा करने का जो वचन हम आपको वचन देते हैं, भी हम आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए हम वचनबद्ध हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहली जो संधि की शर्त ये थी। शर्त नंबर 2 क्या है? अवध के नवाब ने बदले में बनारस, गाजीपुर और चुनार के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। जब अंग्रेजों ने अवध की रक्षा करने का वचन दिया तो इसके बदले में जो अवध का नवाब आसफुद्दौला था, इस आसफुद्दौला ने क्या किया? जो इस अवध के अंतर्गत जो बनारस, गाजीपुर तथा चुनार, इन जिलों को किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। भी अगर आप अवध की रक्षा करोगे तो इसके बदले में मैं आपको बनारस, गाजीपुर तथा चुनार के जिले हैं वो देता हूं। फिर प्रिय विद्यार्थियों, जो शर्त नंबर 3 क्या रखी गई? नवाब ने सेना के खर्चे का अधिक से अधिक धनराशि देना स्वीकार किया। भी अवध का जो नवाब है आसफुद्दौला, उन्होंने फैजाबाद की संधि के तहत ये कहा भी यहाँ जब आपकी सेना हमारी रक्षा करेगी, उस रक्षा के बदले में जो भी आपके जो सैनिक टुकड़ियां हैं या जो सैनिक हैं उनके जो खर्चे का है वो हम अधिक से अधिक धनराशि का वहन करना स्वीकार किया। किसने? अवध के नवाब आसफुद्दौला ने। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो फैजाबाद की संधि के तहत जो अंग्रेजों द्वारा जो शर्त रखी गई 4 नंबर क्या है? अवध की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना नियुक्त की गई। यानी इस फैजाबाद की संधि के तहत अब अवध की रक्षा के लिए इस वारेन हेस्टिंग्स ने जो संधि के तहत अपना जो वचन दिया उसके हिसाब से यानी जो ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। कहाँ? अवध की रक्षा के लिए। वो अंग्रेज यानी जो अवध था, अवध के ऊपर एक न एक संधियां लगाकर अपने धीरे धीरे पक्ष में करते जा रहे थे। तो संधि नंबर 4 क्या है? सर जॉन शोर तथा अवध की संधि। कब हुई थी? सन 1798 को, जब यहाँ जो भारत के अंदर नया गवर्नर जनरल आ गया था। कौन? सर जॉन शोर। सब जब भारत के अंदर सर जॉन शोर आया, उस समय जो अवध का जो पहले का नवाब था आसफुद्दौला, उसकी मृत्यु हो जाती है तथा मृत्यु के बाद में नया नवाब सादत अली को मनाया जाता है। तब इस सादत अली पर आकर के फिर दबाव डालता है कौन? सर जॉन शोर। तथा फिर सर जॉन शोर तथा दोनों के बीच में संधि होती है। उस संधि का नाम क्या है? सर जॉन शोर तथा अवध की संधि। हुई कब थी? 1798 में।
किन किन के मध्य? सर जॉन शोर तथा सादत अली के मध्य होती है। अब इस संधि के तहत शर्तें कौन कौन सी रखी गई थी? तो पहली शर्त के अंदर क्या रखा गया था? भी अवध के नवाब ने कंपनी को 76 लाख रुपए वार्षिक शुल्क देना स्वीकार किया। यानी जो अब अवध का नवाब सादत अली है, इन्होंने इस संधि के तहत क्या स्वीकार किया? भी अब जो कंपनी को, अवध का जो नवाब है वो कंपनी को 76 यानी जो 76 लाख रुपए क्या है? वार्षिक शुल्क के रूप में देगा। अब कितने रुपए? 76 लाख रुपए, और वो भी सालाना कर के हिसाब से क्या देगा? शुल्क देगा। तो ये थी प्रिय विद्यार्थियों जो सर जॉन तथा अवध के बीच में जो संधि होती है या सादत अली के बीच में जो संधि होती है उसकी पहली शर्त। शर्त नंबर 2 क्या है? इलाहाबाद का दुर्ग ब्रिटिश सेना के अधिकार में रहेगा। अब इस जो संधि हुई है 1798 की, इसके तहत जो इलाहाबाद का जो दुर्ग है अब किसके अधिकार में रहेगा? ब्रिटिश सेना के अधिकार में रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों संधि नंबर 2 ये थी संधि की शर्त नंबर 2। संधि की शर्त नंबर 3 क्या रखी गई थी? भी ब्रिटिश सेना विदेशी आक्रमण से रक्षा का वचन देती है। यानी संधि के तहत सर जॉन शोर ने क्या कहा? भी अगर आपके अवध के ऊपर अगर कोई बाहरी या विदेशी जाति या किसी विदेशी क्षेत्र का आक्रमण होता है, वहां की सेनाएं अवध के ऊपर आक्रमण करती है, तो उसकी रक्षा के लिए हम वचनबद्ध होते हैं, भी उसकी रक्षा हम करेंगे। संधि नंबर 5 क्या है? 1801 की सहायक संधि। यानी जब 1798 के अंदर भारत के अंदर जब यानी जो गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड वेलेस्ली आता है, इन्होंने आते ही यहाँ के जो राजा महाराजा थे उसके साथ में सहायक संधियां करना स्वीकार कर दिया गया था। और उस सहायक संधियों के तहत ये अगर 2 शब्द की बात करें तो यही कहा गया था भी जब आप में मुसीबत पड़ेगी तो हम आपके काम आएंगे, और हमारे में मुसीबत पड़ेगी तो आप हमारे काम आओगे। उसके तहत जैसे ही 1801 के अंदर अवध के अंदर ये लॉर्ड वेलेस्ली आता है तथा लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आता है, तब वहां के नवाब सादत अली से एक संधि करता है, और उसी संधि को क्या कहा जाता है? 1801 की सहायक संधि। इसी संधि के तहत जो अंग्रेजों तथा सादत अली के मध्य कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी, कौन कौन सी शर्तों पर विचार किया गया था, उन शर्तों में से कुछ शर्तें महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों शर्त नंबर 1 क्या है? अवध के नवाब ने लगभग आधा राज्य, संधि के तहत जो अवध का नवाब सादत अली था, इन्होंने आधा राज्य, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो इलाहाबाद, दूसरा गोरखपुर और तीसरा कानपुर, इटावा, बरेली जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। किस संधि के तहत? 1801 की जो सहायक संधि थी, और सहायक संधि का निर्माता कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, सादत अली था। उन्होंने दूसरी शर्त में यह कहा भी जो अवध की अब जो सेना है उस सेना के मैं अधिकांश भाग को नष्ट करने या अधिकांश भाग को भंग करने को स्वीकार करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी संधि नंबर 2, संधि की शर्त नंबर 2। संधि की शर्त नंबर 3 क्या है? नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट रहेगी। अब देखो जब तीसरी संधि के तहत अगर अवध का नवाब जब कभी भी दरबार लगाता है तो उस दरबार के अंदर एक रेजिडेंट रहेगी, या रेजिडेंट या अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियां रहेगी। उसमें से एक टुकड़ी कहाँ रहेगी? अवध का जो नवाब है उसके दरबार में। और सातवां क्या है? उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन बना दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी को बना दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ भारत के अंदर जिस तरह वेलेस्ली ने तो सहायक संधियों को प्रोत्साहन दिया, उसी तरह जो लॉर्ड डलहौजी था इन्होंने कहा था भी फूट डालो और राज करो, तथा अगर राज फूट डालने पर भी नहीं आ रहे तो उन क्षेत्रों को हड़पने का कार्य करो। जब यानी सन 1849 के अंदर जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट का व्यक्ति था सलीमेन, उस सलीमेन को सन 1849 के अंदर लॉर्ड डलहौजी अवध का दौरा करने के लिए भेजता है। किसका? अवध क्षेत्र का दौरा करने के लिए भेजता है। लेकिन जैसे ये यानी जो रेजिडेंट का व्यक्ति सलीमेन था, इन्होंने जब अवध की जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से उसको पेश किया। किसके सामने? लॉर्ड डलहौजी के सामने पेश किया भी जो अवध का जो साम्राज्य है वहां का जो शासन है वो सही तौर तरीके से नहीं चल रहा है। लेकिन फिर इसकी बात को थोड़ा सा न मान करके लॉर्ड डलहौजी ने फिर सन 1855 के अंदर, कब? सन 1855 के अंदर उसी रेजिडेंट के अंदर एक ओट्रम नाम के एक और व्यक्ति को कहाँ भेजता है? अवध के अंदर भेजता है। किस नाम के व्यक्ति को? ओट्रम नाम के व्यक्ति को अवध में भेजता है। लेकिन
ये भी ओट्रम नाम का व्यक्ति जब लॉर्ड डलहौजी के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है, जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो ये भी उस रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहता है कि जो अवध का प्रशासन है वो अच्छी तरह नहीं चल रहा है, वहाँ का नवाब है उसका प्रशासन पर कोई यानी किसी भी तरह का कोई शासन सही तौर तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। इस कारण ये कह सकते हैं भी 1849 तथा 1855 के अंदर ये जो दो व्यक्ति भेजे गए थे ओट्रम तथा सलीमेन, इसने अन्यायपूर्ण यहाँ का जो शासन था उसके विरुद्ध अन्यायपूर्ण रिपोर्ट भेजी। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत इस लॉर्ड डलहौजी ने यानी इन्हीं रिपोर्टों को सही माना तथा इसी के आधार पर अब अवध के ऊपर वो अपना धीरे धीरे दबाव और अधिक करेगा। उसका अंतिम जो पॉइंट है वो क्या है, अवध के नवाब वाजिद अली पर दबाव बनाना। यानी ये कह सकते हैं भी अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था, अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली। इस वाजिद अली के ऊपर 1801 की सहायक संधि के अंतर्गत दबाव डाला। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने उसके ऊपर दबाव डाला भी इस सहायक संधि के अंतर्गत जो नवाब के साथ में यानी इस सहायक संधि के अंतर्गत अब नवाब के साथ में एक नई सहायक संधि की जाएगी। कौन सी, अब एक नई 1801 की संधि के तहत अब एक नई सहायक संधि की जाएगी। लेकिन इस नई सहायक संधि को मानने के लिए तैयार नहीं था कौन, वाजिद अली नई सहायक संधि को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी जब लॉर्ड डलहौजी ने 1801 की संधि को भंग कर और एक नई सहायक संधि करने के लिए दबाव बनाया, किसके ऊपर, यानी जो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली, इसके ऊपर दबाव बनाया। लेकिन जो ये वाजिद अली था ये उस दबाव के नीचे नहीं आया तथा उसके दबाव को न मानते हुए इन्होंने एक जो नई सहायक संधि करनी थी उस सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया। इस बात से रुष्ट होकर 13 फरवरी सन 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध के क्षेत्र पर कुप्रशासन का आरोप, यानी जो यहाँ का राजा है वाजिद अली या नवाब है उसके द्वारा यहाँ का शासन अच्छी तरह से नहीं चलाया जा रहा है। इस कारण 13 फरवरी सन 1856 को अवध के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाकर और अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। किसके अधीन, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अवध का विलय कर लिया। अवध के ऊपर ब्रिटिश अधिकारियों या लॉर्ड गवर्नर जनरलों द्वारा दबाव बनाकर संधि के बाद में संधि की गई। अंत के अंदर जो वाजिद अली के समय लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो कुप्रशासन का आरोप लगाया गया था वो कुप्रशासन का आरोप हम कह सकते हैं भी अनुचित व अन्यायपूर्ण था। क्यों, क्योंकि ओट्रम तथा सलीमेन ने जो यहाँ की जो झूठी रिपोर्ट भेजी थी उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही 13 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाया तथा उस कुप्रशासन के आरोप के अंतर्गत जो अवध का साम्राज्य था उसका विलय किसमें कर दिया, ब्रिटिश साम्राज्य में। इसी कारण ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। ये जो उनका कार्य था वो अन्यायपूर्ण व अनुचित था। इसी कारण जब भारत के अंदर सन 1857 की क्रांति हुई, सन 1857 की क्रांति, उस क्रांति में अवध के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जो अवध के क्षेत्र के जो लोग थे या यहाँ की सेना ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था।